और यह क्वेश्चन हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में 2012 में एआरओ भोपाल में पूछा गया था। इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन सा जैव विघटित है, और जिसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है पारा, दूसरा है वाहित मल, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है हमारा एस्बेस्टम। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन सा जैव विघटित है, जैव विघटित कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा वाहित मल जैव विघटित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है सीसा, दूसरा है कैडमियम, तीसरा है पारा, चौथा है सिलिका। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है, किसके कारण होता है, वह सीसा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जिनका एग्जाम अभी 17 अप्रैल को लगा हुआ, वो सारे ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना। आप एग्जाम में यहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अभी हम आपको सब्जेक्ट वाइज पूरा कोर्स कराएंगे, यानी जिस सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप ये सारे क्वेश्चन लिखते जाना, और जब भी आपका एग्जाम लगता है वहाँ पे यही सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें हमसे पूछा गया कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा है पारिस्थितिकी, और चौथा क्या है विषाणु। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। यह क्वेश्चन आपको एआरओ नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है गोलाणु, दूसरा है हमारा वाइब्रियो, तीसरा है डंडाणु, और चौथा क्या स्पाइरिला। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाएंगे गोलाणु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला हमारा कार्बनिक यौगिकों का अकार्बनिक यौगिकों में बदलना, दूसरा है सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, और तीसरा क्या रासायनिक ऊर्जा को काम में लाना, और चौथा क्या ऊर्जा को मुक्त करना। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना इनका कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों ये नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है न्यूरोलॉजी, दूसरा है आर्किनोलॉजी, तीसरा हमारा ओंकोलॉजी, और चौथा क्या है सीरोलॉजी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, वह क्या कहलाएगा, वह ओंकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन आपको एआरओ गया के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला हमारा न्यूट्रोफिलिया, दूसरा हमारा निफ्रोसिस, और चौथा क्या निक्रोसिस, और चौथा क्या हमारा नियोप्लेसिया। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे न्यूट्रोफिलिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन लिखते जाना, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला हमारा ल्यूइन हॉक, दूसरा है सॉल्क, तीसरा है वाटसन मक्रीक, और चौथा क्या है डाल्टन।
तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो इसे वाटसन व क्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 23, दूसरा है 24, तीसरा है 46 और चौथा है क्या? 48। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती कितनी होती? वह 23 होती। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 20 और चौथा है 25। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? कितने आवश्यक होते हैं? वह 20 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है गाय, दूसरा है बंदर, तीसरा है हिरण और चौथा है बाघ। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा बंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है, और यह क्वेश्चन आपको एआरओ भोपाल के 2011 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है फफूंदी, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है विषाणु और चौथा है प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है? वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा फफूंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है रेनिन, दूसरा है टाइलिन, तीसरा है हमारा टेनिन, चौथा है रेजिन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? वह टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है मोनोसाइट, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है हमारा इओसिनोफिल और चौथा क्या हमारा न्यूट्रोफिल। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? किसके द्वारा निर्मित होती है? वह लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 15 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि जड़ें विकसित होती हैं, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है प्रांकुर से, दूसरा है मूलांकुर से, तीसरा है तने से और चौथा है पत्ती से। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें किससे विकसित होती हैं? वह मूलांकुर से जड़ें विकसित होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए थे। और केमिस्ट्री का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है तत्व बनता है, दूसरा है यौगिक, तीसरा है मिश्रण और चौथा है गैस। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? क्या बनता है? वह मिश्रण बनता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2011 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है पारा और चौथा क्या? सोडियम क्लोराइड। जिसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा वायु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित किन कणों में कड़ी तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था।
इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है मेसॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन और चौथा है न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित किन कणों में कड़ी तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? वह पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो। और यह क्वेश्चन आपका यारो भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, दूसरा है ऊर्जा का अवशोषण होता है, तीसरा परमाणु का आकार कम हो जाता है और चौथा का इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? वह होता है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा Na2CO3, दूसरा Na2CO3 इंटू H2O और तीसरा का Na2CO3 इंटू 10H2O और चौथा क्या हमारा NaHCO3। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वह होता है हमारा NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21 आता है। इसमें हमसे पूछा गया कि फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा होता है? और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा सोडियम थायोसल्फेट, दूसरा है अमोनियम मोल्डिब्लेट और तीसरा है सोडियम टेट्राथायोनेट और चौथा है क्या? बोरेक्स यानी सुहागा। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा होता है? वह होता है हमारा सोडियम थायोसल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस धातु को अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है सोडियम और चौथा है पोटेशियम। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? किसके कारण होती है? वह होती है लोहा के कारण से होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा HGS, दूसरा हमारा PbS, तीसरा हमारा CuO और चौथा क्या? MgSO4। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वह होता है हमारा HGS होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है बर्जिलियस, दूसरा है हमारा रदरफोर्ड, तीसरा है लुइस और चौथा है कोसेल। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 25 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला Fe, दूसरा Ni, तीसरा है MO, चौथा है Pt। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? वह होता है निकेल होते हैं। Ni वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सभी लवण होते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा वैद्युत अनपघट्य, दूसरा है वैद्युत अपघट्य और तीसरा है हमारा स्थायी अपघट्य और चौथा क्या? उदासीन। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सभी लवण होते हैं। सभी लवण क्या होते हैं? वह होते हैं वैद्युत अपघट्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा चार्ल्स का नियम है, दूसरा है बॉयल का नियम है, तीसरा हमारा गैल्यूसेक का नियम है और चौथा क्या है? ग्राहम का नियम है। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। किसका नियम है? यह चार्ल्स का नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि एनटीपी पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन क्या होगा, और जिसके चार ऑप्शन क्या है। पहला हमारा 22.4 लीटर, दूसरा हमारा 11.2 लीटर, और तीसरा हमारा 44.8 लीटर, और चौथा क्या 2.24 लीटर। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एनटीपी पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होता है, वह कितना होता है, वो 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि वायु से हल्की गैस कौन सी है, और जिसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है क्लोरीन, और चौथा है प्रोपेन। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? तो वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? वह होती है अमोनिया होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम होता है, और जिसके चार ऑप्शन क्या है। पहला हमारा -273 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 27.3 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा क्या है 273 डिग्री सेल्सियस, और चौथा क्या हमारा 180 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी -273 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 5 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स कराने वाला हूँ, जो कि आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। जो हमारा मैथमेटिक्स पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक मैच के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष बाद मैच का मूल्य 32,000 रुपए होगा, तो मैच का वर्तमान मूल्य कितना होगा? इसमें जो वैल्यू दी गई सीधा सीधा वही वैल्यू लिख लेंगे। इसमें मान लिया उसकी वर्तमान मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य हमने x मान लिया, और 2 बार ह्रास हुआ है 20% का, मान लो कितना हो जाएगा 80/100 कर देंगे। एक बार का हो गया, 2 बार का 80/100 हो गया। इसको करने के बाद कितने का बेचा हमने? इसे बेचा है 32,000 का हमने बेचा है। अब सीधा हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा कट रहा है काट देंगे, यानी 0 से 0 कट गया, 2 0 कट गए हमारे। उसके बाद क्या 8 से इसे काटा, कितना हो गया ये 8 चौक 32 हो गया यहाँ पे। उसके बाद 4 से काटा, ये हो गया हमारा 4 दूनी 8 हो गया। 2 से 100 को काटा, ये हो गया 50 हो गया। अब इधर त्रिज्या गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है, यानी 5 जीरो, और ये 3 जीरो इसके आगे लग जाएंगे। तो यहाँ से कितना हो गया, कितना यानी वर्तमान मूल्य उसके कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 32 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि यदि 2a बराबर 3b के बराबर है, और 3b बराबर 2c है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2018 के एनएस एग्जाम में पूछे गए थे। इसे सिंपल से कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये 2a 3b और ये 3c है, इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, वहीं से हमारा इसका अनुपात निकल आएगा। यानी अगर एलसीएम लेंगे 2 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। अब इसी हम 6 से भाग कर देंगे, यानी यहाँ कितना दिया है 2a बराबर हमारा है 3b के, और उसके बाद 3b बराबर दिया गया हमारा 2c के। अब सभी को क्या करेंगे, इसके एलसीएम से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, वहीं से जो हमारा अनुपात आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से काटेंगे 3 होगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 3 आ जाएगा। इनका अनुपात कितना निकल के आ जाएगा? 3:2:3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यह दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी, तो छोटी संख्या कौन सी होगी? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2018 के एनएस एग्जाम में पूछेगा। इसे सिंपल से जो वैल्यू दी गई वो वैल्यू हम लिखते जाएंगे, यहीं से केवल हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। इसमें देख क्या आ रहा है, यानी 3:5। मान लो एक संख्या हमारी 3x हो गई, दूसरी संख्या हमारा 5x हो गई, और दोनों में 9 घटाया जा रहा है। 9 घटाने के बाद अनुपात कितना निकल के आ रहा है? वह निकल के आ रहा है 12:23, यानी 12/23। अब इसे सीधा x निकालने के लिए x सीधे गुणा कर देंगे, यानी क्या करेंगे 23 गुणा इससे करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6x हो जाएगा, और माइनस का 9 से गुणा 23 करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 का 7, हासिल आए 2, 9 18 2 20, यानी 207 ये हो जाएगा इक्वल टू। अब इसे 12 से गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60x हो गया यहाँ पे, और फिर 12 बार 9 है 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, सीधा x क्या करेंगे, अगर इसे हम इधर लाएंगे तो घट जाएगा, यानी कि 69 में अगर 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 9x निकल के आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 207 में अगर हम 108 घटाएंगे कितना आ जाएगा? वो 99 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? x की वैल्यू हमारी 11 आ जाएगी। अब यही x सब पूछ के आ रहा है, पूछ रहा है हमसे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है? एक 3x है, एक 5x है। इससे छोटी संख्या कौन सी है? वो हमारे 3x है। यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, यानी कि हो जाएगा 3 गुणे 11 हो जाएगी, यानी कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी? 33।
यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात करें। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जिसमें जो वैल्यू दी जा रही है सीधे-सीधे हम वही वैल्यू लिख लेंगे। या यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी, मान लो संख्या हमने x मान ली, कितनी बड़ी, 31 घटाएँगे 31 बड़ी, और दूसरी संख्या हमने कितनी मान ली, मान लो कितना हो जाएगा, 75 है, उतनी बड़ी है, माइनस कर देंगे x यहाँ से। तो यहाँ से क्या करें, सिंपल से x की वैल्यू निकालेंगे, x को इधर लाएँगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 31 को इधर ले जाएँगे, तो इधर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 5 1 6 हो जाएगा, इधर कितना 7 3 10 हो जाएगा, यानी कितना हो गया यहाँ पे 106, 106 हो गया। अब इसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से कर देंगे भाग, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ संख्या कितनी निकल आएगी, यहाँ संख्या निकल के आ जाएगी 53। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है, पिता माता तथा पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो वैल्यू दी गई सबसे पहले हम लिख लेंगे, यानी कि पहले कौन सा हो गया, यानी पिता तथा माता, यानी कि फादर हो गया, और प्लस मदर हो गए। औसत क्या होता है, कुल पदों के योग बटे पदों की संख्या। पद कितने, 2 हैं, तो बटे 2, औसत कितना दिया गया, वो दिया गया 35। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा फादर प्लस मदर की से 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ से 70 आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद हमें क्या पता हो गया, यानी फादर और प्लस मदर की योग तो हमें पता हो गया 70 हो गया। और इसके बाद आगे क्या कह रहा है, पिता माता तथा पुत्र की औसत आयु कितनी, 27 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, यानी कि फादर प्लस मदर और प्लस सन, और बराबर बराबर कितना हो जाएगा, इसका जो एवरेज आया, एवरेज से हम 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 3 है, तो गुणे 3 करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 81। हमसे यहाँ 2 की वैल्यू पहले से पता है, यहाँ इनकी वैल्यू 70 दी गई है, और सन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे हम 81 में घटा देंगे, यानी 81 माइनस 70 करेंगे, कितना आ जाएगा, 81 माइनस 70 करेंगे, तो यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा 11। यहाँ जो सन की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, वह आ जाएगी 11 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद आपको फिजिक्स से 5 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ, ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा इसकी आणविक संरचना के कारण, दूसरा है प्रकाश के शोषण के कारण, और तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और चौथा क्या, कुछ अन्य निहित गुण के कारण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है, तो क्यों चमकता है, वह चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई कौन सी होती है। और यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है केल्विन, दूसरा है डिग्री सेल्सियस, तीसरा हमारा डिग्री सेंटीग्रेड, और चौथा क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है, वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी केल्विन होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप मापियों में एक ही होंगे। यह क्वेश्चन आपको एआरओ शिलांग के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है -40 डिग्री सेल्सियस, 200, दूसरा है 212 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा है 40 डिग्री सेल्सियस, और चौथा क्या, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कितना तापमान होने में पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप मापियों में एक ही होंगे, कितना होगा, इसका होगा -40 डिग्री सेल्सियस, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि वायु के तापमान में परिवर्तन होने से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दिल्ली के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है तरंग दैर्घ्य, दूसरा है विस्तार, तीसरा है आवृत्ति, और चौथा है तीव्रता। इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, तो कौन सा गुण प्रभावित होता है, वह होता है इसका जो आवृत्ति होती है वह प्रभावित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोलकाता के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है रडार, दूसरा है सोनार, तीसरा है कवासर, और चौथा है क्या, स्पंदक। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न वस्तुओं का पता लगाने में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे बोला जाता है सोनार बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
दोस्तों इसके बाद आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ, ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 41 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सरदार पटेल, दूसरा है हमारा महलनोबिस और तीसरा है दादा भाई नौरोजी और चौथा क्या वीके आरवी राव। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? वह किया था दादा भाई नौरोजी ने, इसका सबसे पहले आकलन किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 42 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर करती है? और यह क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर के 2017 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है बाजार का आकार, तीसरा है पूंजी निर्माण और चौथा क्या है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करती है? यह प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर करती है, बाजार के आकार पर निर्भर करती है और पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करती है। यानी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यह क्वेश्चन आपका यारो भोपाल के 2018 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है न्यूयॉर्क, दूसरा है जेनेवा, तीसरा है हमारा यूरोगो और चौथा क्या है, दोहा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वह हो जाएगा जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? यह क्वेश्चन आपका यारो गया के 2017 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है वित्त आयोग, दूसरा है योजना आयोग, तीसरा व्यापारिक बैंक और चौथा क्या, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? किसके द्वारा नियंत्रित होती है? यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 45 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह क्वेश्चन आपका यार लखनऊ की 2012 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा होगेनकल प्रपात, दूसरा हमारा शिमला प्रपात और तीसरा है जोग प्रपात और चौथा है क्या, हमारा कोर्टालम प्रपात। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा जोग प्रपात सबसे ऊंचा है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 46 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? और यह क्वेश्चन आपका यार गुवाहाटी के 2016 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला तमिलनाडु, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा और चौथा है केरल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा होता है? वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, इस सबसे प्रचुर प्रदेश होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2015 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है आयन मंडल, दूसरा है बहिर्मंडल और तीसरा है क्षमा मंडल और चौथा क्या है, समताप मंडल। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? वह पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2018 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा अरविंद घोष, दूसरा है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले और तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा क्या, लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो वो कौन हो जाएगा? वह हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2012 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है वायु, दूसरा है भूमि, तीसरा है ध्वनि और चौथा क्या है, जल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल बल किससे संबंधित हो जाएगा? वह हो जाएगा ध्वनि से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 आता है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? और यह क्वेश्चन आपका यारो नागपुर के 2018 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है असम, दूसरा है केरल, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा क्या है, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी सांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सांत घाटी किस राज्य में स्थित? वह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने अभी तक कराए डेली आपको क्लास में ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये अभी जो हमने 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए। ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।